हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद फिजिक्स। आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जामिनेशन में, जैसे कि वो CUET है, BSc का एग्जामिनेशन है, नीट का एग्जामिनेशन है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का हम सलूशन के साथ आपको बताते जाएंगे सारे क्वेश्चन का आंसर। और आप इसके लिए 100 क्वेश्चन जो बनेंगे वो 20 क्वेश्चन का एक वीडियो रहेगा। अगर आप कंटिन्यू 5 वीडियो देखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक के क्वेश्चन नंबर 1। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर। तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि जो हीट हमारा ट्रांसफर होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हीट हमारा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की भी तरफ होता है। तो आइए हम लोग इसमें आंसर देखते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। फर्स्ट है इज इम्पॉसिबल, दिस इज इनकरेक्ट आंसर क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। सेकेंड है बी इज पॉसिबल बाय कीपिंग बोथ द बॉडीज इन कांटेक्ट। ऐसा नहीं है, दो बॉडी को हमें कांटेक्ट करने पे क्या होगा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पे हमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर करना है। तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। आंसर नंबर सी इज पॉसिबल बाय डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क। हाँ, तो यहाँ पे देखिए डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, अगर हम लोग कुछ एक्सटर्नल वर्क करते हैं फ्रॉम आउटर एजेंसी से, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फ्रीज में देखते हैं कि जो हीट है वो हमारा लो से हाई की तरफ ट्रांसफर होता है, वहां भी एक्सटर्नल एजेंसी का यूज किया जाता है, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर सी। ये भी हमारा इनकरेक्ट है, नन ऑफ दिस। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव इक्वल। दो बॉडी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर दो बॉडी हम लेते हैं वो हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट इक्वल से नहीं है। थर्मल कैपेसिटी, ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर है। सी टेम्परेचर, अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये हमारा आंसर नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर है। ये स्पेसिफिक हीट, दिस इज आल्सो रॉन्ग आंसर। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एट एनी टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज। किस टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर ऑफ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, तो इसका हम लोगों को देखना है कि ऑप्शन क्या है। ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, नन। तो जब हम लोग आइडियल गैस लेते हैं तो आइडियल गैस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, और आइडियल गैस के कंडीशन में केवल हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, वहां पे मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो आइडियल गैस है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के कारण जो हमारे मॉलिक्यूल है मोशन में है, तो वहां पे हम लोग केवल जो है काइनेटिक एनर्जी लेकर के चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते हैं। तो ये हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इनकरेक्ट। बी हमारा है ओनली काइनेटिक एनर्जी, दिस इज करेक्ट। आइडियल गैस जो है वो केवल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, केवल वहां पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं। बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। नन ऑफ दिस, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ द फॉलोइंग द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिलेट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट है, ये हम लोगों को बताना है। तो पहला हम लोगों को दिया है टेम्परेचर, दूसरा दिया है प्रेशर, थर्ड दिया है एनर्जी, और इसके बाद क्या दिया है? फोर्थ नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पहले हमें आना चाहिए, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो dq इक्वल टू क्या होता है?
डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, यहाँ पे जो हमने ये डी क्यू लिया है, दिस इज द हीट। ओके, ये हीट भी हमारा क्या है, एनर्जी है। ये इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज आल्सो एनर्जी। डी डब्ल्यू वर्क है, दिस इज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज आल्सो एनर्जी। तो हम लोग देख रहे हैं सभी क्वांटिटी जो है वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, प्रेशर भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सी एनर्जी है, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा सी होगा। डी जो है नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या कि सी पर करेक्ट का टिक लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर ए थर्मोडायनामिक सिस्टम वर्क डन इन ए प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन। तो वर्क डन हम लोग देखे हैं कि अगर हम पीवी डायग्राम लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे ये इनिशियल है, इनिशियल से हम लोग कहाँ जाते हैं, फाइनल पे जाते हैं, और फाइनल से अगर हम इनिशियल आते हैं तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा पाथ है, यहाँ से भी यहाँ पे जा सकते हैं, या ये भी लाइन हम ले लेते हैं एफ पे जाने के लिए, और भी बहुत सारी लाइन ऐसे भी हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग देखते क्या है कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, किस पाथ से हम जा रहे हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट पाथ से हम जाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन मिलेगा। इस तरह से जो वर्क डन है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर ए, स्टेट ऑफ द सिस्टम, दिस इज रॉन्ग। आंसर नंबर बी, दिस इज द पाथ, दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। सी, एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट आंसर। नेचर ऑफ द सिस्टम, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट आंसर। तो ये बी हमारा जो है द पाथ, वर्क डन हमारा पाथ पे डिपेंड करता है, दिस इज द करेक्ट आंसर नंबर बी। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू। वर्क डन हमारा साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, तो हम आई से एफ पे गए, ये भी लाइन से ऐसे गए, और यदि साइक्लिक प्रोसेस हम लोग ले रहे हैं तो मान लेते हैं कि इनिशियल से फाइनल पे गए और फाइनल से कहां पे चले आए, इनिशियल पे चले आए, तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि वर्क डन हमारा कितना होगा साइक्लिक प्रोसेस में। अभी हमने क्या बताया है कि वर्क डन हमारा डिपेंड करता है पाथ पे, तो यहाँ से यहाँ पे गए ये पाथ भी इंक्लूड हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे गए ये पाथ भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये एक हमारा क्या बन गया, साइकिल बन गया, या हम लोग इसको सर्कल भी बोल सकते हैं। तो अगर इसका हम एरिया निकाल लें तो वर्क डन हमारा निकल जाएगा इस पीवी डायग्राम पे। तो आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। आंसर नंबर ए 0, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। बी इंफिनिटी, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट आंसर। सी एरिया ऑफ द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, एरिया ऑफ द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, क्योंकि अगर इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, एरिया ऑफ द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। डी, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट आंसर, एक्सटर्नल वर्क। तो इस पे हमने इसीलिए टिक लगा दिया है सी नंबर पे, कि जो अगर साइक्लिक प्रोसेस में हमें वर्क डन निकालना है तो पीवी डायग्राम पे हम लोग इसका जो है एरिया फाइंड कर लेंगे इस साइकिल का, तो हमें वर्क डन फाइंड हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द पॉइंट फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम एच। इसके पहले हम लोगों ने वर्क डन देखा था, तो वो वर्क डन हमारा किस पे डिपेंड करता था, पाथ पे डिपेंड करता था। वैसे ही पॉइंट फंक्शन ऑफ ए सिस्टम, तो यहां पे हम लोग एक चीज देखते हैं, जो इंटरनल एनर्जी है, ओके, वो केवल किस पे डिपेंड करती है, इस पॉइंट पे डिपेंड करती है। इस पॉइंट का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। वर्क, ये तो हमारा पाथ पे डिपेंड करता है, ये इनकरेक्ट है। थर्मल एनर्जी भी इनकरेक्ट है। तो हमारा सी जो है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ही ऐसा हमारा फंक्शन है जो कि इस पॉइंट पे डिपेंड करता है, या हम लोग बोलेंगे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी इज योर करेक्ट आंसर।
इस पे आप टिक लगा दीजिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल चेंज इन अ गैस। तो आइसोथर्मल चेंज अगर हो रहा है, सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है आइसोथर्मल कंडीशन में। आइसोथर्मल का मतलब कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और सिस्टम हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग वर्क डन फाइंड कर लेंगे। वर्क डन का फार्मूला ये है W=P dV। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इनिशियल से फाइनल में जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे, PV=RT, और P की वैल्यू उठाएंगे यहां पे RT/V रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका RT/V dV और V1 to V2। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करना आप लोगों को आता है, तो अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये आंसर हमारा इनकरेक्ट है, ये आंसर भी नहीं मिलेगा। ये भी आंसर हमारा इनकरेक्ट है, W=R log V2/V1, ये भी नहीं मिलेगा। W=RT log 10 V1/V2, ये भी इनकरेक्ट है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, W=RT log V2/V1। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर हमारा आएगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब इसके बाद है इन एन आइसोबेरिक प्रोसेस वर्क डन इज। आइसोबेरिक प्रोसेस का मतलब कि वहां पे प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर यदि कांस्टेंट है आइसोबेरिक प्रोसेस में, तो वैल्यू में हमारे जो वर्क डन है वो हम लोग एज इट इज यूज कर लेंगे। मतलब कि इसको हम लोग सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे, और सिंपल जब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा PV2 - V1। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, PV2 - V1। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या है। W=RT log V2/V1, this is incorrect answer, this is also incorrect answer, this is correct answer। W=PV2 - V1, this is correct answer, और ये भी हमारा इनकरेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पॉइसन इक्वेशन। ओके, तो पॉइसन इक्वेशन में हम लोगों को ये PV=constant, ये हमारा बॉयल्स लॉ है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। पॉइसन इक्वेशन में क्या होता है, ये हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में यूज करते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या यूज करते हैं, PV=constant, इसी को हम लोग बॉयल्स लॉ में भी यूज करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन, वो PV∝constant, ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो यही हमारा करेक्ट है, और ये भी हमारा इनकरेक्ट है, P∝V कांस्टेंट, ये भी हमारा इनकरेक्ट है, PV - गामा कांस्टेंट। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, गामा क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है। ओके, और इसी टाइप का दो और है, वो भी हमारा पॉइसन इक्वेशन ही है। तो वो दो और क्या है, एक है TV∝1 कांस्टेंट, एक ये है, और दूसरा इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है P∝1/T गामा। ओके, तो ये दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो क्वेश्चन हमारे तीन इक्वेशन है, एक PV∝ कांस्टेंट, दूसरा है TV∝1 कांस्टेंट, और इसके बाद है P∝1/T गामा कांस्टेंट। तो कोई भी आपको दे सकता है क्वेश्चन इक्वेशन में, तो वो आप इसी तरह से उसको करेक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी जो है वो करेक्ट है आंसर, PV∝ इसके बाद हम 11th पे चलते हैं, द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस। ये हम लोगों को बताना है। जो इलास्टिसिटी है वो हम लोग निकालेंगे। गैस में क्या होता है कि इलास्टिसिटी भी होता है। तो इस तरह से हम लोग रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को हम E∅ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को हम E∅ से या T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर। इन दोनों का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो रेशियो हमारा आता है गामा, E∅/E∅ या ET इक्वल टू क्या है, गामा। गामा आपको पता होगा क्या है, CP/CV है, क्या है, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारा वैल्यू आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस क्या आएगा। तो देखिए पहला ही आंसर दे दिया है, एक गामा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, E∅/E∅।
इज इक्वल टू गामा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी हमारा इनकरेक्ट है। गामा स्क्वायर गामा माइनस 1 भी इनकरेक्ट है। डी रूट पाई रूट गामा ये भी हमारा इनकरेक्ट है। केवल करेक्ट आंसर क्या है? ए है हमारा। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस? आइडियल गैस में यदि हम लोग लेके चलते हैं और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल का मतलब हमने बताया है आप लोगों को कि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और आइडियल गैस हमारा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप लोग पढ़े होंगे या जान लीजिए कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी हमारी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो हम लोग जल्दी से आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। पहला आंसर क्या है? हीट है, ये इनकरेक्ट है। दूसरा क्या है? इंटरनल एनर्जी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इंटरनल एनर्जी जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। प्रेशर भी इनकरेक्ट है। और डी टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है इंटरनल एनर्जी। ओके, अब इसके बाद हम लोग जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑकर एट ए कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको बताया गया है कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग में तो हमारा हीट क्या रहेगा? सिस्टम में कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं। टेम्परेचर हमारा इनकरेक्ट है। ओके, प्रेशर भी हमारा इनकरेक्ट है। हीट हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो इस पे हम लोग करेक्ट लगा देते हैं। डी नन ऑफ द दिस, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर है W इक्वल टू P V2 माइनस V1। जब हम लोग ये वैल्यू फाइंड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारा आएगा इन आइसोबैरिक प्रोसेस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंटरनल एनर्जी या फिर रियल गैस डिपेंड अपॉन। तो रियल गैस जो है वो हमारा दोनों चीज पे डिपेंड करता है। दोनों चीज का मतलब कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। वहां पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कंसीडर करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर करते हैं। जबकि आइडियल गैस में ऐसा नहीं है, वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वहां हम लोग केवल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। नंबर फर्स्ट ए, ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर आइडियल गैस रहता तो ये करेक्ट होता। Only at the volume of the gas, ये भी incorrect है। Only on the temperature and volume, this is correct answer। टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है। none of this भी incorrect है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो इस पे आप टिक लगा दीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। The gas law PV upon T equal to constant is true for। तो ये हमारा PV equal to RT ही है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे इसमें कौन सा ट्रू है? पहला है आइसोथर्मल चेंज ओनली, दूसरा है एडियाबैटिक चेंज ओनली, तीसरा है बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंज। दिस इज द करेक्ट आंसर। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक चेंज, दिस इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दिस भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने आइडियल गैस लिया है, तो ये दोनों चीज के लिए ट्रू रहेगा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है the work done during an adiabatic expansion of an ideal gas। इसमें क्या करेक्ट होगा? तो हम लोग वैसे ही निकाल लेंगे जैसे कि अभी हमने बताया था, W इक्वल टू P dV V1 टू V2। यहाँ पे हम लोग एडियाबैटिक कंडीशन में कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो P की वैल्यू हम लोग रख देंगे अब 1 अपॉन गामा करके, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों को देखने में क्या मिलेगा? ये भी आंसर नहीं आएगा, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ये आंसर हमारा आएगा, दिस इज करेक्ट आंसर। 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी हमारा इनकरेक्ट है और ये भी हमारा इनकरेक्ट है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये हमें आंसर मिलेगा बी। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द रॉन्ग रिलेशन इज। तो कौन सा रॉन्ग रिलेशन? आप लोगों ने PV इक्वल टू RT आइडियल गैस इक्वेशन, ये करेक्ट है। CP माइनस CV, दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज द मेयर इक्वेशन। PV गामा इज कांस्टेंट, दिस इज द पॉइसन इक्वेशन, दिस इज आल्सो करेक्ट। और ये हमारा CP अपॉन CV, दिस इज इक्वल टू द गामा। ओके, तो CP अपॉन CV क्या दिया है? R, तो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आपको ये जानना होगा कि कौन सा करेक्ट है। तो ये सारे जब याद रहेंगे तो आप उसमें से इनकरेक्ट निकाल लेंगे। तो CP अपॉन CV जो है
दिस इज इनकरेक्ट होगा, क्योंकि CP/CV इक्वल टू होता क्या है आपको पता होगा, गामा होता है। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है, PdV होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और W हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन विल बी 0। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस में फाइंड कर लेंगे। ये भी आंसर हमारा करेक्ट है, ये भी आंसर हमारा इनकरेक्ट है। कौन सा करेक्ट आंसर है, C 0। ओके, ये भी हमारा इनकरेक्ट है, तो हम लोग इस पर टिक लगा देते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं द करेक्ट रिलेशन इज। यहाँ पे देखिए CP-CV इक्वल टू E∅-E∅। ओके, कौन सा करेक्ट रिलेशन है, CP इक्वल टू du/dt एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये भी हमारा इनकरेक्ट है, CP-CV इक्वल टू R होता है। ये भी हमारा इनकरेक्ट है, CP इक्वल टू dq/dt एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ओके, इसके बाद C इक्वल टू CP/CV इक्वल टू अभी हमने बताया था एडियाबैटिक अपन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों ने अभी पढ़ा था CP/CV इक्वल टू E∅/E∅ इक्वल टू गामा। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, हम लोग इस पे करेक्ट लगा देंगे, CP/CV इक्वल टू E∅/E∅, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी टू द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ये हमारा करेक्ट है। ये भी हमारा इनकरेक्ट है, CP/CV ये आइसोथर्मल अपॉन एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में हमने अभी बताया था कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और वहां पे हम लोग केवल काइनेटिक एनर्जी लेकर के चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जो हमारे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम लोग वहां पे लेके नहीं चलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस क्या होगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, दिस इज रॉन्ग। इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, दिस इज रॉन्ग। तो ये हमारा 0 आएगा, क्योंकि हम लोगों का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है आइडियल गैस में वो 0 आता है, केवल हम लोग काइनेटिक एनर्जी लेकर के चलते हैं। इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क, ये भी इनकरेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 20 का C जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमारे आज के 20 क्वेश्चन हो गए। अब चूंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए हमने 20 क्वेश्चन का 5 वीडियो बनाया है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे थर्मोडायनामिक के। इसके बाद हम लोग कार्नोट इंजन पे आएंगे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन है, और अब न्यूमेरिकल पे भी हम लोग नेक्स्ट वाले सेक्शन में रहेंगे, जो 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें हम ये आपको ये सारी चीजें बताएंगे, कार्नोट साइकिल और उस पे जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसके लिए आप लोग लगातार बने रहिए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साइंस विद फिजिक्स को, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिले और आप इसे कंटिन्यू बनाए रखिए। ओके, थैंक यू।